न्यूक्लियाई नाभिक 13वां अध्याय हम लोग का। इसमें कुछ डाटा है जिसको आपको याद रखना होगा। देखो, हम लोग परमाणु का अध्ययन तो किए, परमाणु में ज़्यादा फोकस इलेक्ट्रॉन पर था। अब हम लोग का मेन फोकस नाभिक पर रहेगा कि नाभिक के अंदर क्या होता है। नाभिक में अगर हम लोग देखें ठीक से तो एक बहुत बृहद क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, और वो क्वेश्चन जो है बहुत दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है समझिए। आप लोग सभी लोग पढ़े हैं कि नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और ऐसे बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। आप लोग ये भी पढ़े हुए हैं कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के पार्टिकल होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचता है, अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, अपना ये कक्षा पे चक्कर लगाता रहता है। लेकिन अगर हम बारी बारी से अलग अलग परमाणु का बात करें, जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात किए, हीलियम की बात की या लिथियम का बात किए, तो हम लोग पढ़े हैं कि हाइड्रोजन के पास में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। तो ये बात तो समझ में आ जाता है कि अगर हाइड्रोजन परमाणु है तो इसके पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये बात हमको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को आकर्षित करता होगा। बात यहीं पे गड़बड़ हो जा रही है, यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट फेल होता दिखाई दे रहा है। पीछे जितना पढ़ाई किए हैं वो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। जैसे वो सवाल क्या है वो समझिए। हीलियम में कितने प्रोटॉन होते हैं? दो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन भी होते हैं। बात यहाँ पर दो प्रोटॉन की हो रही है और इलेक्ट्रॉन की हो रही है। कॉन्सेप्ट कहाँ फेल हो रहा है इस चीज को समझो। तुम लोग पढ़े हो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में क्या होता है? आए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में क्या होता है? आकर्षण। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो प्रोटॉन प्रोटॉन में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। प्रोटॉन प्रोटॉन में प्रतिकर्षण, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण। ऐसे भी बोल सकते हैं निगेटिव चार्ज तो प्रतिकर्षण, पॉजिटिव चार्ज तो प्रतिकर्षण। लेकिन एक निगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज है, आकर्षण। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गया क्रिएट, हाइड्रोजन के पास तो एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन भी है, तो कोई प्रतिद्वंदी नहीं है प्रोटॉन के पास कोई दूसरा प्रोटॉन। लेकिन यहाँ देखा जाए तो एक ही घर में कितने प्रोटॉन हैं, और दोनों एकदम चिपके हुए हैं, नजदीक में एकदम एक दूसरे से चिपके हुए हैं, और छोटा मोटा बल नहीं, इतना ज्यादा बल लगाकर चिपके हुए हैं जो हमको सोचने पर मजबूर कर दे रहा है कि ये कैसे हो सकता है। हम जिस प्रोटॉन की बात करते हैं हम ऐसे जनरली पढ़ रहे हैं जैसे इस चीज को प्रूव भी किया गया कि आप ऐसे समझिए हाइड्रोजन के बारे में। प्रॉब्लम क्या है ये बहुत बढ़िया से समझिएगा, समस्या क्या उत्पन्न हो गया, हमारा कॉन्सेप्ट फेल काहे हो रहा है। हम लोग जितना पढ़े हैं उसमें यहाँ कॉन्सेप्ट फेल होता हुआ नजर आएगा आपको। देखिए, क्या ऐसा लगेगा कि सब गलत ही पढ़ लिए क्या, या नियम अधूरा है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन पर अगर हम प्लस लिख दें तो इसका मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। आपको मालूम होना चाहिए हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, सिर्फ प्रोटॉन होता है। ये ऐसा परमाणु है जिसके पास न्यूट्रॉन होता ही नहीं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ दिया तो उस कंडीशन में बचा क्या इसके पास, तो इसका मतलब इसी को प्रोटॉन कहा जाएगा।
तो आपको याद रखना है H प्लस वास्तव में क्या कहलाता है, प्रोटॉन कहलाता है। जहाँ हमको प्रोटॉन लिखना हो वहाँ H प्लस भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि H प्लस का मतलब ही होता है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, न्यूट्रॉन है ही नहीं, और हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, तो H प्लस का मतलब प्रोटॉन ही हुआ। एक और हाइड्रोजन का परमाणु H प्लस, अब इसका मतलब भी तो प्रोटॉन ही हुआ। अब दोनों को अगर करीब में रख रहे हैं तो दोनों में हमें क्या मिलेगा, प्रतिकर्षण। तो क्या ये प्रूफ नहीं होता कि प्रोटॉन प्रोटॉन में प्रतिकर्षण होता है, ये हुआ ना प्रूफ। तो फिर यहाँ ऐसा क्यों, एक ही घर में दो प्रोटॉन कैसे रह सकते हैं, बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है तो क्या हुआ, प्रतिकर्षण तो होना चाहिए ना। आप इलेक्ट्रॉन दोनों को नजदीक में रख दीजिए, दो इलेक्ट्रॉन को नजदीक में रख दीजिए तो प्रतिकर्षण होगा कि नहीं। आपका नियम क्या है, आपने शुरू से अभी तक जो पढ़ाई करा उसमें आप पढ़े ना कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। तो फिर यहाँ तो गड़बड़ हो गया ना, कोई भी परमाणु उठा लो और उस परमाणु में अगर उसको उठा लेते हो और उसके नाभिक की बात करो तो उसमें बहुत सारे प्रोटॉन मिलेंगे, और मजे की बात यह है कि सारे प्रोटॉन साथ में चिपक करके रह रहे हैं। ये कैसा बिहेवियर है, ये वैज्ञानिक लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा था, यार ये कैसे पॉसिबिलिटी है। बाहर देखो तो प्रतिकर्षण है, और नाभिक के अंदर एक ऐसा घर, एक ऐसा सेंटर जहाँ पे सब चिपक के रह रहे हैं, और वो भी थोड़ा मोड़ा बल से नहीं। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा बल किसी के पास है तो प्रोटॉन प्रोटॉन के पास, सबसे ज़्यादा जोर से कोई एक दूसरे को पकड़ के रखा है तो प्रोटॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं भी होता है फिर भी यहाँ पे आकर्षण जरूर होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को आकर्षित करके रखता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को भी आकर्षित करके रखता है, जबकि कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पे, ठीक है। फिर भी इन सब में एक दूसरे में आकर्षण बल लगता है। तो या तो हम ये मान के चलेंगे कि ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर प्रोटॉन भी जाए या न्यूट्रॉन जाए या दो दुश्मन भी चले जाए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो दोस्त हैं और दोनों दोस्त के ऊपर भी एक बहुत बड़ा आदमी है, और दोनों दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन गए। बाहर, घर से बाहर उसके पास, जैसे कहने का मतलब है कि हम अगर तुम्हारे सर हैं और तुम लोग दो आदमी हो, तुम दोनों झगड़ा कर लिए, झगड़ा अगर कर भी लेते हो तो बाहर जाओगे तो झगड़ा कर रहे हो, लेकिन क्लास में आओगे तो क्या, मिल के साथ में बैठोगे। मतलब यहाँ पे यही चीज समझो, या तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि आप रूम से बाहर गए, झगड़ा शुरू, यानी कि प्रतिकर्षण शुरू, और अगर यही कमरे में आ रहे हो तो साथ में रह रहे हो, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों को कुछ इस तरह से लगा, लेकिन इसमें धीरे धीरे अध्ययन बढ़ते गया, अध्ययन होते गया, तो पता चला कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बल हम लोग समझते थे कि विद्युत बल होता है। प्रोटॉन प्रोटॉन को प्रतिकर्षित करता है, अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को आकर्षित करता है, ठीक है, लेकिन इससे भी भयानक और इससे भी बड़ा एक बल होता है, और उस बल को देखा जाए तो वो बल किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद होता है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये बल हावी कब होगा, इसका भी एक समय है, और इसका समय ये है कि जब एक प्रोटॉन और दूसरा प्रोटॉन, यानी कि एक H प्लस और एक H प्लस, ये एक दूसरे के करीब आते जाएं आते जाएं आते जाएं, यहाँ तक कि चिपक भी जाए, मतलब एकदम एक दूसरे से सटा के भी रख दिया जाए। तो सटा देने के बाद भी उसको कुछ देर तक आप सटा करके रख रहे हैं तो अचानक से इसमें अलग सा एक बदलाव आ जाएगा और एक बैग एक दूसरे को पकड़ लेंगे, और इतना जोर से पकड़ेंगे, इतना जोर से कि एक भयानक ऊर्जा उत्पन्न होगी। इनको एक दूसरे के करीब लाने में भी बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होता है, और जब ये चिपक जाते हैं उस समय भी बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होता है।
इस चीज को हम लोग कहते हैं नाभिक या प्रोटॉन का मिलना। ये एक दूसरे से मिल जाते हैं, संलयित हो जाते हैं, संलयन होना। यहाँ पे दो प्रोटॉन एक दूसरे के साथ मिले, जरूरी नहीं है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी मिल सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसको एक फैमिली नाम दे दिए कि यार प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है ना एक फैमिली की तरह है, भले पहले से बिछड़े हुए हैं, उससे क्या हुआ, अगर इनको दोनों को करीब में लाया जाए तो ये करीब में जरूर आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होगी। यहाँ तक कि जिस ग्रह पे हम लोग रहते हैं, पृथ्वी ग्रह पर, इस ग्रह पर उतनी ऊर्जा नहीं है। इस ग्रह को जला भी दिया जाए, चाहे कुछ भी कर दिया जाए, कितना ही एनर्जी हम पैदा कर दे इस ग्रह पर, इस पृथ्वी पर, लेकिन उतना ऊर्जा इस ग्रह पे नहीं है कि दो प्रोटॉन को मिला सके और मिला करके हीलियम बना दे। क्योंकि हीलियम बनाने के लिए हीलियम में कितने प्रोटॉन होते हैं, हम हीलियम उसका नाम इसलिए रखे हैं क्योंकि दो प्रोटॉन साथ में रहते हैं। अगर अलग अलग रहते, अगर हम किसी तरह भी हीलियम के अंदर के प्रोटॉन को अलग कर दें, तब हम फिर से इसको H+ बोल सकते हैं, और इनको इकट्ठा कर दें तो इनको हम लोग हीलियम बोल सकते हैं। यानी कि ये एक ही परिवार के हैं और नाभिक उसका नाम दिया गया है। तो इनको प्रोटॉन को, इसमें इलेक्ट्रॉन का कहीं नामो निशान नहीं, इलेक्ट्रॉन का चर्चा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन तो बाहर बाउंड्री में घूम रहा है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये एक दूसरे के फैमिली हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन की फैमिली है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की फैमिली है, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। इसीलिए हम एक बहुत खूबसूरत इसका नाम दिए हैं, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन कहा जाता है। न्यूक्लियॉन कहने का मतलब ही हुआ कि हाँ, हम न्यूक्लिक, ये जो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई यानी कि नाभिक, हम उसके एक सदस्य हैं। प्रोटॉन क्या है, न्यूक्लियॉन है, नाभिक के अंदर रहने वाले पार्टिकल का सदस्य है। तो जब भी न्यूक्लियॉन शब्द का यूज हो तो समझ लेना या तो प्रोटॉन की बात हो रही है या न्यूट्रॉन की बात हो रही है। और ये एक दूसरे के करीब लाने के लिए इतनी ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है जो यहाँ मौजूद है। हाँ, एक स्टार के पास हो सकता है, स्टार समझ रहे हो ना, तारा, जैसे सूर्य एक तारा है, वहाँ पे इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है कि ये मिलते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस मिलते हैं, हाइड्रोजन पहले हाइड्रोजन प्लस में कन्वर्ट होता है और वो मिलते हैं और मिल करके हीलियम बनाते भी हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, और संलयन होता है तो बहुत भयानक मात्रा में ऊर्जा निकलती, इतनी ऊर्जा निकलती है कि तापमान तो 6000 डिग्री सेल्सियस केवल उसके सतह पर है, और उससे दूर जाओ तो और भी ज़्यादा तापमान कहीं कहीं मिल सकता है, टेम्परेचर बहुत हाई लेवल का रहता है। इसका मतलब कि ये संलयन की क्रिया हम किसी ग्रह यानी कि इस पृथ्वी पर नहीं करा सकते। इस कॉन्सेप्ट को हाइड्रोजन बम भी बोला जाता है। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम बोलने का मतलब पीछे कारण समझ रहे हो। अगर H+ मिलाना चाह रहे हैं तो इस चीज को मिलाने का मतलब हुआ कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट, एक बहुत बड़े ब्लास्ट की तैयारी में है, और ये ब्लास्ट हम करा नहीं सकते, इतनी एनर्जी हमारे पास है नहीं, अभी तक नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ, फिलहाल की खोज तक। हाइड्रोजन बम के नाम सुने होंगे, हाइड्रोजन बम बोलने का ही मतलब हुआ कि हाँ, इनको मिलाना है। पहले के जमाने में, पुराने समय में युद्ध कैसे होता था, तो पहले युद्ध होने के लिए त्रिशूल, भाला, जिसको हम लोग बर्छी बोलते हैं, तलवार, इस सब चीज़ों का प्रयोग होता था, धनुष का प्रयोग होता था, धनुष बाण चला करके लोग एक दूसरे को मारते थे, एक राजा दूसरे राजा से लड़ता था जमीन जायदाद के लिए। और बाद में जाकर के थोड़ा साइंस डेवलप किया तो तोप का निर्माण हुआ, बंदूक का निर्माण हुआ, तो युद्ध किससे होने लगा, तोप और बंदूक से होने लगा। और ज़्यादा आगे डेवलप्ड हुआ तो आज के डेट में एक बहुत भयानक बम हमारे पास है, जिसे हम लोग एटम बम या परमाणु बम बोलते हैं। सब लोगों को खतरा रहता है, जिस देश के पास परमाणु बम है वो मानता है कि हाँ, हम पर अगर कोई अटैक करेगा तो हम भी अटैक कर सकते हैं।
इसके अलावा भी बहुत खतरनाक हथियार है, बायोलॉजिकल वेपन्स, वायरस को बना देना, ये भी एक बहुत बड़ा हथियार है, किसी चीज को किस जगह को खत्म कर देना। ठीक है, तो पहले के जमाने में क्या है कि युद्ध करने के लिए रणभूमि में जाना पड़ता था। मतलब एक देश दूसरे देश से लड़ना चाहता है तो एक देश का सिपाही बॉर्डर पर जाएगा और उधर के सिपाही बॉर्डर पे आएंगे। लेकिन आज जरूरतें नहीं है, अगर एक देश से दूसरे देश को लड़ना है कोई जरूरत नहीं है, इधर से मिसाइल दागेगा उधर से मिसाइल दागेगा, उसका सबका टारगेट फिक्स है कि कहाँ हमको हमला करना है, किस देश में किस लोकेशन पर कौन से जगह पे हमला करना है, यहाँ टारगेट लॉक हो जाता है। और टारगेट लॉक हुआ है सैटेलाइट के थ्रू, यहाँ से मिसाइल छोड़ा, खत्म, एक शहर टाउन खत्म। ऐसी टेक्नोलॉजी है। यानी कि अब आपको रणभूमि में जाने के लिए तलवार धनुष ये सब ले जाने के लिए, ये सब साइंस की वजह से ही तो पॉसिबल हुआ है। तो साइंस जितना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है उतना ज़्यादा भयानक भी है और बुरा भी है। तो साइंस का अगर कोई गलत इस्तेमाल कर दे तो ये पूरा दुनिया नष्ट हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, और सही इस्तेमाल कर दे तो सब कुछ बदल सकता है। आज हमारे देश में ऐसी स्थिति है जिसके वजह से आप देखा जाए तो नई टेक्नोलॉजी बाहर नहीं आ रही, हकीकत है। हो सकता है कि ये रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, कोई ऐसा लोग इसको देख ले जिसके वजह से हमको कुछ अलग बोल दे, लेकिन हकीकत ये है कि छोटा बच्चा कोई भी या आप जैसा ही विद्यार्थी खूब पढ़ लिख करके एक नया तकनीक का खोज कर दिया, एक नई टेक्नोलॉजी का खोज कर दिया, पर उस टेक्नोलॉजी को मार्केट में आने से रोका जाता है। क्यों रोका जाता है? अगर कोई बच्चा ऐसा कोई चीज़ बना दिया जिससे हम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, बड़े आराम से और कम खर्च में जा सकते हैं, तो दिक्कत किसको होगा? पेट्रोल वाले को। कि अगर ये चीज़, ये वाहन चलेगी, आज आप देख लीजिए, कहीं भी जा कर के देख लीजिए, टेम्पू जो चलता था पहले, जिसको हम लोग ऑटो बोलते हैं, जो गाड़ी तेल से चलती थी, वो अब लगभग खत्म हो रहा है। और अब उसके जगह पर क्या चल रहा है? जो इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई है, क्या बोलते हैं उसको? टोटो। टोटो ना, देखिए वो खूब चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? लोग समझ गए हैं आने वाले समय में जीवाश्म ईंधन खत्म हो जाएगा, कोयला खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा। आने वाले 10 से 15 साल में इसकी बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। इसके बाद लोगों को कुछ नया ढूंढना पड़ेगा। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हो सकता है कि आपको अब पैदल ही जाना पड़ जाए या कुछ नई तकनीक का खोज करना पड़े, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास ऊर्जा की कमी होती जाएगी, क्योंकि दो तरह के ऊर्जा के स्रोत होते हैं, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय, जिसे आप बना ही नहीं सकते और उसी का यूज दिन पर दिन करते जा रहे हैं, तो क्या होगा? एक दिन तो वो खत्म होना ही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई तकनीक की खोज भी कर रहा है तो हमारे यहाँ, मतलब इस देश की बात करो या दूसरे देश की, बड़े बड़ी जो कंपनियां होती हैं उस चीज को हाईलाइट होने से रोकती हैं कि अरे ये आ गया टेक्नोलॉजी। क्योंकि टेक्नोलॉजी तो ऐसा ऐसा है ना, कहीं कहीं तो टेक्नोलॉजी का मेला लगता है। आप दुबई में जाइए, साल भर में या 5 सालों में एक मेला लगता है साइंस का वहाँ पर, और वो जो मेला लगता है उसमें ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजी, अलग अलग देश के लोग वहाँ पे, साइंटिस्ट लोग हिस्सा लेते हैं, अलग अलग देश के लोग वहाँ पे आते हैं और अपनी टेक्नोलॉजी दिखाते हैं कि देखिए हमारे पास ये तकनीक है, हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा ऐसा चीज़ देखने को आपको मिलेगा कि मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते लोग, यानी कि आप जैसे बच्चे कितना सोच करके कितना नया नया तकनीक खोज सकता है आज के डेट में। तो कहने का मतलब है टेक्नोलॉजी एक से एक है, सोच के ऊपर निर्भर है। आप साइंस को कितना अच्छा से समझ रहे हैं, उसके हिसाब से किस तरह की तकनीक खोज रहे हैं जिससे लोगों को सुविधा हो। आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बना सकते हैं, लेकिन रुकावटें आती हैं, कहीं कहीं रुकावटें आती हैं। कभी कभी निराशा मिलती है कि कोई आप अच्छा चीज़ बना भी देते हो तो आपका कोई सराहना नहीं करता है। अगर आप कोई अच्छा काम करिएगा तो हो सकता है कि उस अच्छे काम को आप कर दिए तो कोई आपसे जलता हो,
वो आपसे जलने लगेगा, कहेगा कि अरे ये कौन एकर का यूज है, तुम कोई अच्छा काम कर भी रहे हो तो भी। तो इसीलिए अब थोड़ा सा सिद्धांत आपको बदलना चाहिए कि हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो दुनिया की बातों पर बिल्कुल आप भरोसा मत कीजिए। आप अपने आप पर निर्भर रहिए, आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बेस्ट कर सकते हैं उस पे कायम रहिए। दूसरे पर बिल्कुल मैं सीधे सीधे आपको बोल रहा हूँ कि आप यहाँ तक कि अपने पड़ोसी पर भी, कोई भी है, आपके बारे में अगर कुछ बोल भी रहा है, किसी तरह का भी बात कर रहा है, पढ़ाई ही कर रहे हो, स्टडी ही कर रहे हो सकता है कि तुम्हारा एग्ज़ाम का टाइम है, तुम दिन रात पढ़ रहे हो, दिन रात तुम्हारे हाथ में किताब है, और पड़ोसी वाला या कोई कोई कह रहे कि यार इतना पढ़ा था पगला आ जाइए, इस टाइप का भी बात सुनने को मिल सकता है। ऐसे लोगों को एकदम इग्नोर करना चाहिए। तुम्हारे लिए तो 24 घंटा भी कम है जिस क्लास में तुम पढ़ रहे हो स्टडी करना, ठीक है। मतलब संजोग से एक दिन 24 घंटे का होता है, 48 घंटा का होता तो और कितना अच्छा होता, लेकिन संजोग से 24 घंटे का है। 24 घंटा भी आप जैसे विद्यार्थियों के लिए कम है। इसलिए पगलाना या ये सब चीज़, ऐसी बातों को एकदम इग्नोर कीजिए, अपना मेहनत कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, बहुत आगे तक आप जाइएगा। मैं आपको न्यूक्लियाई के बारे में जो बता रहा था, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। आप यहाँ से तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं इसका स्टडी। एक परमाणु जिसे आप देख भी नहीं सकते, एनसीईआरटी बुक में एक बहुत अच्छा बात सिखाया है परमाणु को समझने के लिए। उसमें बताया गया है कि अगर आपको ये समझना है कि नाभिक कैसा दिखता होगा, कैसा आकार होगा, तो आप एक इमेजिनेशन कीजिए। मान लीजिए कि आप जिस कमरे में हैं वो परमाणु है। मान लो कि ये हम लोग जिस अभी रूम में हैं ये परमाणु ही है, एक ही परमाणु है, और इसके ठीक बीच में, इस घर के ठीक बीच में एक सुई है, ठीक है। सुई समझ रहे हो ना, सुई जिससे कपड़ा सिया जाता है। सुई का नोक जो देख रहे हो, उतना भर का जो जगह है वो तुम्हारा नाभिक है, और बाकी पूरा जो स्पेस देख रहे हो वो परमाणु है, परमाणु का हिस्सा है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हो कि परमाणु और नाभिक में कितना मतलब आकार में फर्क होता है। सुई के नोक के बराबर वो नाभिक हो गया, और पूरा घर जो हो गया वो परमाणु हो गया। यानी अधिकतम सब भाग लगभग क्या है, परमाणु ही है और खाली है। उसी में इलेक्ट्रॉन इधर उधर अपना घूम रहे हैं, लेकिन सेंटर पर एक सुई के नोक के बराबर एक पार्टिकल है, उसमें भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है सुई के नोक के जगह। और इसे कोई देख नहीं सकता, बस इमेजिनेशन करके, और चीज़ें होती हैं ऐसी, है ना, ऐसी घटनाएं होती हैं तो तरह तरह के निष्कर्ष हम निकालते हैं और आगे स्टडी जारी रखते हैं। तो हम लोग न्यूक्लियॉन समझ चुके हैं कि न्यूक्लियॉन किसको कहना चाहिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। दूसरा समस्या ये उत्पन्न हो गया था अभी थोड़ी देर में कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच आकर्षण होता है। दो एक जैसे मतलब पार्टिकल हो, जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन हो, तो इनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। परंतु नाभिक के अंदर ऐसा नहीं होता। नाभिक के अंदर इनमें आकर्षण होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के इतने करीब चले जाते हैं कि इन पर विद्युत बल काम ही नहीं करता। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान के चलो एक ये H प्लस है और ये एक H प्लस है, मतलब एक ये प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन है। हम क्या कर रहे हैं कि दोनों को एक दूसरे के करीब ला रहे हैं। जैसे इसको हम करीब लाते जा रहे हैं, ये धक्का दे रहा है कि मतलब ये इसको धक्का दे रहा है, कौन से बल से, विद्युत बल। प्रतिकर्षण तो होगा ही, धनावेश धनावेश से तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। लेकिन बल हम इसका नाम क्या दिए हैं, विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। अभी भी ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित। हम जबरदस्ती इसको ला रहे हैं। अब जबरदस्ती आप लाइएगा तो आपको इस पर बल ज़्यादा लगाना होगा, बल ज़्यादा लगाना होगा तो एनर्जी ज़्यादा लगाना होगा। हम इस पर बल लगाते गए और इसको नज़दीक लाते गए और प्रतिकर्षण होता रहा। लेकिन एक ऐसा समय आया कि अचानक से इसमें ये चिपक गया, ये जो है अचानक से इसमें आके चिपक गया नज़दीक आते ही।
तो एक निश्चित दूरी पर आते ही ये बहुत ही पावर से, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से चिपक जाता है और एक नया पार्टिकल बना लेता है, एक नया चीज़ बन जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि एक निश्चित दूरी पर आते ही दो न्यूक्लियॉन में विद्युत बल खत्म हो जाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स काम करना बंद। तो वहाँ से कौन सा बल काम करता है? तो हम उस बल का नाम रखे हैं नाभिकीय बल, है ना, न्यूक्लियर फोर्स। वहाँ पे अप्लाई क्या हो जाता है? न्यूक्लियर फोर्स। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो अब आपको याद रखना है कि हमारे पास चार तरह के फोर्सेस हैं। एक है वीक न्यूक्लियर फोर्स, एक है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक है इलेक्ट्रिक फोर्स या इसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बोल सकते हैं, और एक है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। दुनिया में अगर बल है तो सिर्फ चार: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हो, और तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और एक और है चौथा क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये चार तरह के फोर्सेस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही सबसे ज़्यादा लगने वाला फोर्स है, सबसे ज़्यादा। उससे कम में आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स है, और उससे कम में है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, और सबसे कम में क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच क्या रिलेशन है, कौन कितना पावरफुल है? याद है आपको? विद्युत बल कितना पावरफुल होता है? 10 के पावर 43 या 42 के गुना में अप्रॉक्सीमेट होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है। हम लोग इतना चीज़ समझ चुके हैं, न्यूक्लियॉन को समझ चुके हैं कि न्यूक्लियॉन किसको कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ सिंबल समझेंगे बढ़िया से। एक परमाणु में कुछ सिंबल्स के बारे में जानेंगे ताकि समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे आपसे पूछा जाए परमाणु संख्या, इसको हम लोग परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि परमाणु संख्या किसको कहते हैं, कोई बता सकता है? परमाणु संख्या किसे कहा जाता है? नहीं जानते? आया? परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या को कही जाती है। समझ में आया? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की जितनी भी संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं किसको? प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। बोलो, क्लियर हो गया? इसे जेड से सूचित किया जाता है, इसे जेड से सूचित किया जाता है। आप बताओ, एक परमाणु है तो उस परमाणु में नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन के ही बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो हम बोल सकते हैं कि जेड बराबर पी होता है और पी बराबर क्या होता है? ई होता है। ये बात क्लियर हो गया? लेकिन वही आयन की बात हो तो आयन में जेड बराबर पी जरूर होगा, लेकिन इज नॉट इक्वल टू क्या होगा? ई। कोई बता सकता है आयन किसे कहते हैं? आयन क्या होता है? आयन क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, आयन क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए तो आयन भी परमाणु है। आयन कोई नया चीज नहीं है, ये भी परमाणु ही है, लेकिन कैसा? वैसा परमाणु जिसमें या तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया हो किसी कारण, या फिर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया हो? बढ़ गया हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल H प्लस बोले हैं, तो H प्लस में क्या हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। तो कम हो गया तो ये परमाणु है, अभी भी परमाणु है, बट इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो पहचान के लिए, आइडेंटिफाई के लिए कि ये किस तरह का परमाणु है, तो उसको हम एक नाम रख दिए हैं, क्या चीज? आयन। आयन जब भी बोले तो समझ लेना ये भी परमाणु ही है, पर या तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा है।
अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उस कंडीशन में सोडियम आयन बन जाएगा। और वही क्लोरीन का बात करें तो क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो उस पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो वो भी क्या है, आयन है। अब NaCl में Na क्या है, आयन है, और क्लोरीन क्या है, वो भी आयन है। बस फर्क इतना है कि एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से हम ऋण आयन बोल देते हैं, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से धन आयन बोल देते हैं। माने धन परमाणु ऋण परमाणु, ऐसे भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? तो आप मुझे ये बताइए कि अगर आयन होगा तो आयन में Z बराबर P तो हुआ, लेकिन क्या जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन होगा? तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है। आयन में Z बराबर P तो होता है लेकिन इज नॉट इक्वल टू E होता है। क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरा चीज है आपका परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, कभी कभी इसे परमाणु संख्या भी नाम दिया गया है, या आप इसे भार भी बोल सकते हो बोलचाल की भाषा में, परमाणु भार। पर भार का मतलब यहाँ mg मत समझ लेना, समझ में आया? नहीं तो ग्रेविटी को यहाँ पे 0 माना जाता है अप्रोक्सीमेट, क्योंकि इतना ना छोटा पार्टिकल है कि ग्रेविटी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान जब बोला जाए तो इसका मतलब क्या है ये समझिए। परमाणु भार का मतलब हो गया कि नाभिक में आपका क्या क्या होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही ना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है ना उसको जोड़ देना है आपको। ठीक है, संख्या के योग को क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। क्यों कहते हैं कारण भी जान लीजिए। द्रव्यमान कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इसे कैपिटल A से सूचित किया जाता है। एक और बात, यहाँ E लिखे हैं तो आपको हम बता भी दिए हैं कि यहाँ संख्या की बात हो रही है, तो चार्ज मत समझ लेना, E का वैल्यू चार्ज नहीं हो जाएगा 1.6 वाला वैल्यू। ठीक है, आपको याद रखना है यह संख्या की बात हो रही है। तो किसके किसके संख्या को जोड़ को हम कहते हैं परमाणु द्रव्यमान? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमारे पास A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P प्लस N, ये हो जाएगा। कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ये काम करेगा, हो सकता है कि A बराबर P के जगह पे Z लिखा हुआ, तो बोलो Z प्लस N हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, बिकॉज P ही तो Z है। हाँ, आपसे कभी कभी Z का फॉर्मूला पूछ देगा, तो आप Z का फॉर्मूला क्या अप्लाई कीजिए? Z इक्वल टू A माइनस N हो जाएगा, N आकर के घट जाएगा। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि हम लोग केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं या फिजिक्स में भी न्यूक्लियर रिएक्शन या बहुत सारे रिएक्शन समझते हैं, तो हम लोग को द्रव्यमान की भी जरूरत होती है और संख्या की भी जरूरत होती है। और हाँ, एक और बात हम बताने वाले थे, इसको परमाणु द्रव्यमान क्यों कहा जाता है, संख्या को द्रव्यमान क्यों कहा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसको अभी क्लियर कर रहे हैं, पहले एक बात समझ लो। यहाँ पर हम ये बोल रहे थे कि कोई अगर तत्व होगा या कोई धातु होगा, मान के चलो कोई तत्व है, किसी तत्व का परमाणु जो है उसका सिंबल मान के चलो, किसी तत्व का सिंबल X है, किसी तत्व का संकेत मान के चलो कि ये X है। ठीक है, तो इसके पास परमाणु संख्या भी होगा और परमाणु द्रव्यमान भी होगा। तो इसमें परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या को अगर दिखाना हो तो आपको याद रखना है कि इसके सर पर, कपार पर द्रव्यमान लिखना है, अगोरतर संख्या। समझ में आया? इसका 2 टांग है, देख रहा है सब ना, 2 कपार है, तो जेने मन करे आप लिख सकते हैं नया डिजाइन से। तो प्रायः आप कभी भी लिखिएगा तो 2 तरीका है, इस जगह पर आप लिख लेंगे संख्या, बोलने का मतलब हुआ Z, और ऊपर क्या लिख लीजिएगा A। ठीक है, यहाँ Z लिख लेना है, आपका मन है तो ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर X, यहाँ Z और यहाँ पर A। बोलो क्लियर हो गया? अब मैं ऐसे ही आपसे एग्जाम्पल के तौर पे पूछूं कि
AU का मतलब जानते हो? किसका सिंबल है? हाँ? चांदी का है, सोना का है, गोल्ड का। कितना होता है? 79। 197 होता है क्या? तो आप बता सकते हो कि हम तुमसे अगर इसमें न्यूट्रॉन कितना है? न्यूट्रॉन की संख्या बता सकता है सब? क्या है? तो बताओ 79 किसका मान है? ये प्रोटॉन का वैल्यू है कितना? 79। जेड आप जो नॉर्मली यूज कीजिएगा, मतलब आप प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे ही बनाइएगा। 197 किसका वैल्यू है? दोनों के योगफल को क्या कहते हैं? ए कहते हैं। ए कितना है? 197। यही ना है? तो हमको क्या चाहिए? एन चाहिए। तो बोलो एन बराबर क्या लिखेंगे? ए माइनस पी ना, या जेड लिख लो। 197 माइनस 79 कितना हो जाएगा? 118। देख लो डाटा सही लिखे हैं कि गलत? हमको दिमाग पे उतना नहीं है, तो आप चेक कर लीजिएगा कि सोना का कितना होता है। मेरे हिसाब से लग रहा है कि इतना ही है, फिर भी अपना देख लीजिएगा। छोटा मोटा परीक्षा में नहीं आएगा वो, ठीक है, मोटा मोटा आएगा, छोटा मोटा नहीं। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा एग्जाम्पल ले ही लेते हैं। नहीं हो गया ना, समझ में आ गया ना? चलो कुछ सवाल पूछ रहे हैं, बताओगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है? अभी कुछ समय है, फिर नोट कर लेना। 2-3 सवाल हैं, 3 सवाल पूछेंगे ऑब्जेक्टिव, तुमको बताना है क्या आंसर होगा। पूछे ना? उदाहरण नंबर 2, क्वेश्चन सोच के बताना है और उसी पे हाथ उठाना है जो आपको लगे कि हाँ सही है। परमाणु संख्या Z के बराबर होता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन की संख्या, बी प्रोटॉन की संख्या, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन की संख्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलो आंसर बोलो। परमाणु संख्या के बराबर कौन है? ए, बी, सी या डी? बी वाले लोग हाथ उठाइए। सब लोग को बी लग रहा है। आप थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं का? तुम लोग समझा है कि हम आसान सवाल पूछेंगे। प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, इसे जेड से सूचित किया जाता है। जेड से सूचित करते हैं, तो प्रोटॉन की संख्या को ही ना परमाणु संख्या कहते हैं। तो ठीक से देखो, जेड किसके बराबर है और पी किसके बराबर है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी परमाणु संख्या कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, तो आंसर डी होगा। तब बाबू लोग बोल रहा है कि प्रोटॉन की संख्या, दोनों हो जाएगा ना, ए भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा, तो दोनों को मार के आएगा। क्या आंसर मारेगा? इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ा रुक जाओ, अभी भी इम्पोर्टेंट बात है। क्या इम्पोर्टेंट है याद करो। मैं थोड़ी देर पहले ये बताया कि दुनिया में सब परमाणु ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा। ये भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन कम हो और प्रोटॉन ज्यादा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग क्या कहेंगे? परमाणु संख्या। इसलिए आंसर बी ही होगा, ए नहीं होगा, उनमें से कोई नहीं। बार बार आंसर बदल देता है सर। तुम्हारा आंसर होगा प्रोटॉन की संख्या।
हम तुमको जिधर हाँक रहे हो नहीं हाँका जाएगा। चलो ये बताओ, अब कि बता दिया सब। देखो हो सकता है कि फिर हमें हका जाए। अब ना ठीक है भाई का नाम सुना होगा सब। ये सब सुना है सब ना। कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, अभी अभी फॉर्मूला बताए हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 14 से 6 घटा 2 8, ऑप्शन सी हो जाएगा 14 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाँ आंसर ए वाले लोग हाथ उठाइए। ए अभी बी पर 2 3 आदमी 80 14 सी डी ना लायक सब आई देखा आई देखो ना कैला से काफी में पूछा करिए नाभिक में इलेक्ट्रॉन होता है। ना, नाभिक में इलेक्ट्रॉन होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो ही कोनो कहता है ए बी आई सी डी तो होबे ना करी कुछ है। कोई नहीं पूछेगा ऐसे नहीं ना पूछेगा। अच्छा कंपटीशन में बैठेगा तो पता चलेगा कि कैसे पूछेगा। तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होता, ऑप्शन एगो 0 हो सकता था। लास्ट क्वेश्चन आपके जान पक्का बता देगा तुम लोग, पूरा भरोसा। इतना आसान आसान सवाल नहीं है। परमाणु के नाभिक में जितना पढ़ाए हैं उसी के बेस पर पूछ रहे हैं। परमाणु के नाभिक में अवश्य होता है ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। ए और ये कह रहा था ए पर कोई है, एगो बालक है अभी 80 डी डी बहुत बढ़िया बहुत अच्छा जवाब है, लेकिन आंसर ए होगा। बोल का है यहाँ क्या पूछ रहा है, अवश्य। अवश्य का मतलब हुआ कि प्रोटॉन तो जरूर रहेगा, ये तो फिक्स है। न्यूट्रॉन होगा कि नहीं होगा ये कंफर्म नहीं है। जैसे हाइड्रोजन देख लो, अगर सवाल में खाली अवश्य हटा देता, परमाणु के नाभिक में होता है खाली इतना लिखता तो आंसर डी हो जाता 100%। लेकिन अवश्य लगा दिया का मतलब क्या, नेसेसरी है कि क्या एक परमाणु होने के लिए क्या जरूरी है, प्रोटॉन जरूर। ऐसा कोई परमाणु का नाम सुनो जिसमें खाली न्यूट्रॉन हो प्रोटॉन नहीं हो ही नहीं सकता है, अनस्टेबल हो जाएगा। बुझा गया, तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि दिमाग खुल गया होगा। तो अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए बढ़िया से, फिर आगे की कहानी अगले दिन। चैप्टर का नाम दे दीजिएगा न्यूक्लियाई नाभिक। और बहुत तेज वहां से